इंदिरा गोस्वामी 14 नवंबर 1942 नवंबर 2011 असमिया साहित्य की सशक्त हस्ताक्षर थीं। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित श्रीमती गोस्वामी असम की चरमपंथी संगठन उल्फा यानी यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम और भारत सरकार के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने की राजनैतिक पहल करने में अहम भूमिका निभाई। इनके द्वारा रचित एक उपन्यास मामरे धरा तरोवाल अरु दुखन उपन्यास के लिए उन्हें सन 1982 में साहित्य अकादमी पुरस्कार असमिया से सम्मानित किया गया। इनका जन्म 14 नवंबर 1943 गुवाहाटी असम में हुआ था और इसी गुवाहाटी में उन्होंने अंतिम सांस ली। गुवाहाटी विश्वविद्यालय से असमिया में एमए तथा माधव कांदली एवं गोस्वामी तुलसीदास की रामायण का तुलनात्मक अध्ययन पर पीएचडी। दिल्ली विश्वविद्यालय के आधुनिक भारतीय भाषा विभाग में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत रहीं। गोस्वामी को उनके मौलिक लेखन के लिए जाना जाता है। उन्होंने सामाजिक कुरीतियों पर काफी लिखा था। उन्होंने भारत में महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया था। 14 नवंबर 1942 को जन्मी डॉक्टर गोस्वामी की प्रारंभिक शिक्षा शिलोंग में हुई, लेकिन बाद में वह गुवाहाटी आ गईं और आगे की पढ़ाई उन्होंने टीसी गर्ल्स हाई स्कूल और कॉटन कॉलेज एवं गुवाहाटी विश्वविद्यालय से पूरी की। उनकी लेखन प्रतिभा के दर्शन महज 20 साल में उस समय ही हो गए जब उनकी कहानियों का पहला संग्रह 1962 में प्रकाशित हुआ, जबकि उनकी शिक्षा का क्रम अभी चल ही रहा था। वह देश के चुनिंदा प्रसिद्ध समकालीन लेखकों में से एक थीं। उन्हें उनके दोंतल हातिर उनेक होवडा होवडा, द मोथ ईटन होवडा ऑफ ए टस्कर, पेजेज स्टेन्ड विद ब्लड और द मैन फ्रॉम छिन्नमस्ता उपन्यासों के लिए जाना जाता है। उनकी व्यक्तिगत ईमानदारी का परिचय उनके आत्मकथात्मक उपन्यास द अनफिनिश्ड ऑटोबायोग्राफी में मिलता है। इसमें उन्होंने अपनी जिंदगी के तमाम संघर्षों पर रोशनी डाली है। यहाँ तक कि इस किताब में उन्होंने ऐसी घटना का भी जिक्र किया है कि दबाव में आकर उन्होंने आत्महत्या करने जैसा कदम उठाने का प्रयास किया था। तब उन्हें उनके बेपरवाह बचपन और पिता के पत्रों की यादों ने ही जीवन दिया। शायद इसी ईमानदारी तथा आत्मालोचना के बल ने उन्हें असम के अग्रणी लेखकों की पंक्ति में लाकर खड़ा कर दिया। डॉक्टर गोस्वामी ने माधवन रायसोम आयंगर से 1966 में विवाह किया था, लेकिन विवाह के महज 1.5 साल बाद कश्मीर में हुई एक सड़क दुर्घटना में माधवन की हुई मौत ने उन्हें तोड़कर रख दिया। इसके बाद वह पूरी तरह से टूट गईं। एक समय तो वह वृंदावन जाने का मन बना लिया था, जिसे हिंदू विधवाओं के लिए एक गंतव्य माना जाता है। उन्हें इस सदमे से उबरने में काफी वक्त लगा। वह इससे बाहर तो आई, लेकिन गमजदा होकर। ये तकलीफ उनके लेखन में सहज ही महसूस की जा सकती है। उन्हें 1983 में उनके उपन्यास मामारे धारा तारवल के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। साल 1988 में उनकी आत्मकथा अधलेखा दस्तावेज प्रकाशित हुई। वह दिल्ली विश्वविद्यालय में असमिया भाषा विभाग में विभागाध्यक्ष भी रही। उनकी प्रतिष्ठा की चमक के कारण उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद मानद प्रोफेसर का दर्जा प्रदान किया। उन्हें डच सरकार का प्रिंसिपल प्रिंस क्लाउस लाउरेट पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। उन्हें साल 2000 में साहित्य जगत का सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला और 2008 में प्रिंसिपल प्रिंस क्लॉस लॉरिएट पुरस्कार मिला। उन्हें रामायण साहित्य में विशेषज्ञता के लिए साल 1999 में मियामी के फ्लोरिडा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से अंतर्राष्ट्रीय तुलसी पुरस्कार मिला था। गोस्वामी की किताबों का कई भारतीय व अंग्रेजी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। चेनाबर स्रोत 1972, नीलकंठी ब्रज 1976, अहिरन 1980, मामरे धारा तरोवाल आरू दुखन उपन्यास 1980, दताल हातिर ओए खोवा हाउडा 1988, संस्कार उदयभानुर चरित्र इत्यादि 1989, ईशब्री जख्मी यात्री इत्यादि 1991, तेज आरू धूलिरे धूसरित पृष्ठा 1994, मामनी रयच्छम गोस्वामीर उपन्यास समग्र 1998, दाशरतीर खोज 1999, छिन्नमस्तार मानुहटो 2001, थेमफाखरी तहसीलदारा तामर तरोवाल 2006, चिनाकी मरम 1962, कैना 1966, हृदय एक नदीर नाम 1990, मामनी रयच्छमर सबनिर्वाचित गल्प 1998, मामनी रयच्छम गोस्वामीर प्रिय गल्प 1998, आधा लिखा दस्तावेज 1988, दस्तावेज नतुन पृष्ठा 2007, महियसी कमला 1995 माह 2006।
प्रेमचंद्र चुटगुल 1975 आधा घंटा समय 1978 जातक कथा 1996 कलम 1996 आहनिक 2000 एरिया दिनबोर द डिग्री मलिया खाउंदर के साथ 1993 आई साहित्य अकादमी पुरस्कार 1983 असम साहित्य सभा पुरस्कार 1988 भारत निर्माण पुरस्कार 1989 उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सौहार्द पुरस्कार 1992 कमल कुमारी फाउंडेशन पुरस्कार 1996 अंतर्राष्ट्रीय तुलसी पुरस्कार फ्लोरिडा यूएसए 1999। इसके अतिरिक्त दक्षिणी कामरूप की गाथा पर आधारित हिंदी टीवी धारावाहिक तथा उक्त उपन्यास पर असमिया में निर्मित फिल्म अदाज्या को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय ज्यूरी पुरस्कार प्राप्त। अर्पण कुमार साहित्य के तुलनात्मक अध्ययन पर आप काम करती रही है और अध्यापन भी। आपने गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस और माधव कंदली की असमी रामायण का तुलनात्मक अध्ययन किया है। आप इन दोनों रामायण में मोटे तौर पर क्या फर्क पाती हैं? इंदिरा गोस्वामी दोनों की मुख्य कहानी में कम फर्क है। हाँ, कंदली रामायण में असमिया समाज काफी उभर कर आया है। माधव कंदली ने बराही राजा एक जनजातीय राजा की राजसभा में रहकर रामायण लिखी। इसमें कबायली प्रभाव आ गया है। यहाँ स्त्रियों की जागरूकता और एकता का आलम ये है कि राम के वनवास की खबर सुनकर वे मंत्री के खिलाफ इकट्ठा होती हैं। उन्हें लगता है कि सुमंत ने ऐसा करने के लिए घूस ली है। बाद में वे अपने पतियों को पीटने लगती हैं कि तुम लोग राम को जाने से रोक क्यों नहीं पाए। तुलसी रामायण में ऐसी जागरूकता का अभाव है। उत्तरकांड में वहीं हम नारी का पतन देखते हैं। दोनों कवियों के युग में फर्क है। फिर तुलसीदास बहुत सुखी नहीं थे, इसलिए उत्तरकांड में कलयुग का वर्णन है। हिंदू समाज में हो रहे पतन को भी चित्रित किया गया है। हाँ, तुलसी की भाषा से मैं बहुत मुग्ध हुई। दीर्घ और अनूठे रूपक बांधे गए हैं। उनमें भाषा का संयम ऐसा है कि प्रगाढ़ सौंदर्य वर्णन में भी एक सुकुमारता और मर्यादा दिखती है। माधव कंदली ने मंथरा को काफी शक्तिशाली दिखाया है। राम के वनवास के बाद मंथरा कई प्रकार के गहनों से खुद को सजाती हैं और भरत के आगे उसकी उपपत्नी बनने का गुप्त रूप से प्रस्ताव रखती है। कैकेयी की हमउम्र दासी से उसके ही बेटे के आगे ऐसा प्रस्ताव रखवाना कंदली की इस पर काफी निंदा भी हुई। लोग इन साधारण बातों में मजा लेते हैं, कंदली ने संभवतः ये सोचकर ऐसा किया। कंदली का हनुमान तुलसी के हनुमान की ही तरह काफी तेज है। जब वह लंका जाता है तो ये सोचकर कि राम को भी यहाँ आना है, रास्ते में पड़ने वाले सभी गड्ढों को भर देता है। सीता का पता लगाने के लिए रावण के महल में घुसकर सभी स्त्रियों का मुंह सूंघता है। जिस स्त्री के मुंह से शराब की गंध नहीं आएगी, राक्षसनियों के बीच वही सीता होगी। अपनी तर्कबुद्धि से वह सहज निष्कर्ष निकालता है। असमिया भाषा 13वीं शताब्दी से लिखित रूप में आती है और 14वीं शताब्दी में माधव कंदली की भाषा इतनी सुंदर और समृद्ध बन पड़ी है, इससे कंदली के सामर्थ्य और असमी की संभावना दोनों का पता चलता है। अर्पण कुमार नीलकंठी ब्रज और दक्षिण कामरूप की गाथा में विधवाओं की दारुण अवस्था का चित्रण है। आपकी आत्मकथा जिंदगी कोई सौदा नहीं आधा लेखा दस्तावेज में भी इनका काफी उल्लेख आया है। आपने स्वयं वैधव्य की पीड़ा और समाज के ताने सहे हैं। इस पृष्ठभूमि में ये सारा चित्रण प्रामाणिक और एक लेखक के लिए अनिवार्य हो उठता है। कुछ बताएं। इंदिरा गोस्वामी दक्षिणी कामरूप की गाथा में असम में 1940 से 1947 के दौरान घर के अंदर रहने वाली विधवाओं के दुख का वर्णन है। असम में सामान्यतः सभी शामिल होते हैं। विधवा होते ही निरामिष होना पड़ता है। सफ़ेद कपड़े पहनना और घर के अंदर तो रहना ही पड़ता है। खाना भी ज्यादातर एक बारी मिलता है। वे मसूर का दाल प्याज आदि भी नहीं खा सकती। विधवा विवाह तो था नहीं, लोग इसका फायदा उठाते थे। रिश्तेदार जमीन हड़प लेते थे। नीलकंठी ब्रज में पूर्वी बंगाल से वृंदावन आई विधवाओं की आंखों देखी कारुणिक और विभत्स स्थिति को उसकी पूरी सच्चाई के साथ उभारा गया है। 80% राधेश्यामी विधवाएं यहाँ गरीबी से तंग आकर तंग होकर आती थीं तो 20% श्रद्धावश अपनी इच्छा से 1972 में सुबह शाम भजन करके किसी तरह ये 1 रुपया कमा पाती थीं। 30 रुपये में कैसे पूरे महीने का गुजारा होता होगा,
सहज कल्पना की जा सकती है। इस पर मरने के बाद दाह संस्कार की चिंता। इस चिंता से उबारने का सब्जबाग दिखाते पंडा लोग। पूरे वृंदावन में जगह जगह भांग खाकर बुढ़िया विधवाओं तक से छेड़खानी करते लफंगे। क्या क्या बताऊं। मरे हुए सेठ के शरीर पर भिनभिनाती मक्खियां, उससे फैलती बदबू और चंद सिक्कों की खातिर अंतिम संस्कार होने तक उसके चारों ओर प्रभु स्मरण करती विधवाएं। अजीब सा रिवाज था। इस बाबत एक बार मैंने एक स्थानीय विधायक से बात की थी। उसका टकासा जवाब था, ये पश्चिम बंगाल सरकार की समस्या है, हम कुछ नहीं कर सकते। अर्पण कुमार, आपकी भाषा में प्रकृति के उपादानों के लिए बड़े विभत्स और अजीब साम्य आते हैं। महिला लेखन आमतौर पर ऐसे बिंबों से बचता है। निश्चय ही आप उस प्रचलित परिधि से बाहर जाती हैं, मगर ऐसे उपमान चुनने की क्या वजह है? इंदिरा गोस्वामी, प्रकृति भाषा का एक बड़ा उपादान है। अपनी संवेदना और शब्द को शक्ति देने के लेखक प्रकृति को लेकर आता है। मैं तो बचपन से ही डिप्रेशन में रहती थी। पिता को इतना चाहती थी कि हरदम उनकी मृत्यु का ख्याल आता था। डर ऐसा कि उनसे पहले खुद मर जाना चाहती थी। आखिर पिता एक दिन चले ही गए। पिता के जीवित रहते मेरे विवाह के लिए कुछ बड़े अच्छे प्रस्ताव आए थे, लेकिन जैसे ही उनकी मृत्यु हुई, सबने मुंह फेर लिया। माँ ने कई जगहों पर अच्छे लड़के देखकर बात चलाई थी, मगर हर प्रयास विफल रहा। ज्योतिषी भी कुछ ऐसे ही थे। नवग्रह मंदिर के एक पंडित ने तो मेरे सामने ही माँ को कह दिया था, इस लड़की की शादी करने से बेहतर है इसके 2 टुकड़े करके नदी में फेंक दो। हालांकि बाद में उसी ज्योतिषी ने मुझे काफी उत्साहित किया और मुझमें अध्यवसाय की ज्योति देखी। मेरे पति माधवन रायसम की जब जीप दुर्घटना में मृत्यु हुई, तब मेरी शादी के 1.5 वर्ष भी नहीं हुए थे। उनके साथ बिताए वे थोड़े पल मेरे स्वर्णकाल थे। उसके बाद तो मैं आकाश की ओर देख तक नहीं पाती थी। जब कभी देखती तो बादल मुझे कोड़ी के चकत्ते जैसे दिखते। आकाश में जगह जगह मुझे धब्बे दिखाई पड़ते, बलात्कार के बाद छोड़ दी गई स्त्री के कपड़े पर फैले खून के धब्बे सदृश। कभी मुझे लगता आकाश हमारे सिर पर उसी तरह लटका है जिस तरह कसाई के यहाँ कटे हुए बकरे का लोथ लटका होता है। सोचती, ये वही आकाश और उसके रंग हैं जिसे माधवन के साथ राजस्थान और कश्मीर के सुदूर इलाकों में रहते घंटों निहारा करती थी। जैसा भी ख्याल आता लिखती जाती। इतने मोर्चों पर उजड़ी, लेकिन बार बार इस लेखन ने मुझे बसाया। मैं शब्दों के संसार में अपनी ही कहानी लिखकर अपने ही दुख से मुक्त हुई। अकेलेपन का रोना रोने के बजाय उसे अभिव्यक्ति और सार्थकता प्रदान करने की कोशिश की। अर्पण कुमार, आपके 3 उपन्यासों मामरे धरा तरोवाल, चेनाबेर स्रोत और आयरन में पुल निर्माण कार्यों के जोखिम, कंस्ट्रक्शन कंपनियों के मातहत काम करने वाले इंजीनियरों और ज्यादातर मजदूरों के शोषण आदि का चित्रण है। आप इन समस्याओं को किस रूप में देखती हैं? इंदिरा गोस्वामी, चेनाबेर स्रोत 1966-67 की कहानी है। तब कोई यूनियन नहीं थी। बड़ी से बड़ी दुर्घटना हो जाती और लोगों तक बात को पहुंचने नहीं दिया जाता। कोई विरोध नहीं, कोई प्रदर्शन धरना नहीं, अधिकार चेतना से बिल्कुल शून्य। जब मर्जी जिसको निकाल दिया, भूखों मरने के लिए। यूनियनें 1970 में बनी। पहले उसका शक्तिशाली और क्रमशः बाद में शिथिल और समझौतावादी होता रुख दोनों मैंने देखे। मामले धरा तरोवाल को पूरा करने के लिए मैं रायबरेली के उस साइट पर 6 महीने रही और सब कुछ अपनी आंखों से देखा। मैंने बेबस मजदूरों को अपने भ्रष्ट नेताओं द्वारा दिग्भ्रमित होते देखा है, जो मालिकों के आगे जूते चटकाते फिरते थे। सांगठनिक रूप से उन्हें मजबूत और ईमानदार होने की जरूरत है। अर्पण कुमार, तुलनात्मक भारतीय साहित्य में विश्वविद्यालय स्तर पर उच्चतर अध्ययन और शोध के लिए काफी कम जगह है। इस समस्या को आप कितना गंभीर मानती हैं? इंदिरा गोस्वामी, निश्चित रूप से इस क्षेत्र में काफी काम करने की गुंजाइश है। अव्वल तो ऐसे कामों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था नहीं है। अगर हर एक राज्य इसके लिए 2-3 छात्रवृत्तियां भी रखे तो काफी काम संभव हो सकता है। नए लोग भी रुचि दिखाएंगे। अभी तो दिल्ली विश्वविद्यालय के आधुनिक भारतीय भाषा विभाग
की स्थिति ऐसी है कि ज़्यादातर लोग डीटीसी पास बनवाने या किसी तरह छात्रावास प्राप्त करने के लिए इस तरह के पाठ्यक्रम में नामांकन करा लेते हैं। विश्वविद्यालय के विभिन्न साहित्य विभागों में तुलनात्मक अध्ययन को अनिवार्य बनाने की ज़रूरत है। असम में आप असमिया और अंग्रेजी सहित का तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। बाकी जगहों पर भी ऐसे अध्ययन को प्रतिष्ठित और लोकप्रिय बनाने की आवश्यकता है। अर्पण कुमार, दूसरी भारतीय भाषाओं में आप किन रचनाकारों और रचनाओं को विशेष रूप से पसंद करती हैं? इंदिरा गोस्वामी, हिंदी में फणीश्वरनाथ रेणु के मैला आंचल और भीष्म साहनी के तमस से मैं काफ़ी प्रभावित रही हूँ। पंजाबी में सोहन सिंह शीतल का युग बदल गया और अमृता प्रीतम का पिंजा मुझे काफ़ी अच्छा लगा। दक्षिण के शिवराम कारंत और शिवशंकर पिल्लई को पढ़ना एक अद्भुत रहा।